गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौटिल्य पढ़ रहे थे, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये समझाया है कि अपने बड़े क्वेश्चन के साथ में छोटे क्वेश्चन भी अवश्य आते हैं, और उनमें से आप क्या है कि पूरी बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको थोड़े छोटे क्वेश्चनों की भी जानकारी दे रही हूँ जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस विद्वान की कृति है, यानी किस विद्वान की रचना है ये अर्थ कौटिल्य। आपसे ये पूछा जाएगा कि कौटिल्य के ग्रंथ का क्या नाम है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अर्थशास्त्र। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था कौटिल्य के अनुसार कैसी थी। कैसी अवस्था बताई गई है कि उन्होंने जब राज्य का निर्माण ही नहीं किया था तब कैसी व्यवस्था थी उसकी, राज्य की क्या थी, अराजकता व्यवस्था, यानी वहाँ पे क्या थी, मारधाड़। मारधाड़ थी, इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि हमें राज्य में राजा का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्ति सुरक्षित रह सके। कौन सा आचार्य कौटिल्य का नाम सही नहीं बताया गया है। जैसे आपको 2-4 नाम देंगे, उसमें आपको कहेंगे चाणक्य, विष्णुगुप्त, प्रिमिल और अगुलक। तो इसमें से ये 3 तो जो है वो क्या है, कौटिल्य को इसके नाम से जाना जाता है, और जो अगुलक है इसके नाम से कौटिल्य को नहीं जाना जाता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी। क्या थी विषय वस्तु, शासन कला व प्रशासन की व्यवहारिक समस्याएं। अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण यानी भाग, कितने अधिकरण बताए गए हैं, 15। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, अनुबंध। अनुबंध के सिद्धांत पे राज्य की उत्पत्ति की गई है। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य की धारणा को किस तरह से रखा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य के। प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म और राजनीतिक को एक दूसरे से पृथक करने का क्या श्रेय बताया गया है, किसको श्रेय दिया गया है, कौटिल्य को। अर्थशास्त्र में जिसको प्राथमिकता दी गई है वह कौन है, राजा। राजा की आज्ञा, यानी राजा की जो आज्ञा मानता है उसी को प्राथमिकता दी। कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है, इंद्रिय जी शासन का। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कब थे, चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के समय। आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने की थी, श्याम शास्त्री। आचार्य कौटिल्य ने पहले अध्ययन तत्पश्चात वहीं पर अध्यापन का कार्य किया, वो विद्यालय कौन सा था, नालंदा। कौटिल्य की जिस पश्चिमी विचारक से तुलना की जाती है वो किसके नाम से जाना जाता है, कौटिल्य। आपने पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा भी की थी, मैकियावली। ये इसीलिए आपको बार बार में दोबारा से याद दिला रहे हैं कि 20 क्वेश्चन जो है वो आपके छोटे क्वेश्चनों में से आते हैं और वो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आप प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षित का संवर्धन, राज्य का प्रयोजन किस विद्वान को माना गया है, राजा राम मोहन राय को। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में संप्रभुता निवास कहाँ करती है, स्वामी में। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में वचनबद्ध राज्यों की संख्या कितनी बताई गई है, 10। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल राज्यों की संख्या कितनी बताई गई है, 12। कौटिल्य के अनुसार राजमंडल की कुल प्रकृतियां हैं 72। वर्तमान समय में कौन से देश मंडल सिद्धांत का सटीक उदाहरण पेश करते हैं, भारत और पाकिस्तान। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की 4 शाखाएं कौन सी बताई गई हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा। आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। कौटिल्य के अनुसार षड्गुण नीति की मूल उद्देश्य क्या है, कार्य सिद्धि। राज्य की प्रकृति के विषय में कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत समर्थन करता है, आंगिक सिद्धांत। यानी ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये तो मैंने ऐसे बताए, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप पूरी बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों का आपको बारीकी से पढ़ना है। पूरी बुक्स पढ़ोगे तभी आपको इन क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। अब अपन ने पढ़ा था मनु और पढ़ा था कौटिल्य, आपने पढ़ा है मनु में भी और कौटिल्य में भी। अब आगे जो अपना लेसन है वो क्या है, शुक्र। शुक्र आपने पढ़ा कि मनु के ग्रंथ का क्या नाम है, मनुस्मृति। कौटिल्य के ग्रंथ का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अब आपसे पूछा जाएगा शुक्र नीति।
शुक्र के ग्रंथ का क्या नाम है? शुक्र नीति सार, ठीक है ना। तो शुक्र आज पढ़ रहे हैं अपन शुक्र। शुक्र के बारे में भी आपने पढ़ा है कि शुक्र भी क्या चाहते हैं। शुक्र का भी यही कहना है कि राज्य को, यदि राज्य को आपने आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये पढ़ा है कि राज्य का निर्माण क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि अराजकता फैली हुई थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरह से तो राजा व्यक्ति को, प्रजा को क्रमबद्ध रूप से नहीं रख सकते, क्योंकि कोई किसी का किसी के भी कोई दर्द भाव नहीं आ रहे हैं, कोई किसी को कुछ पहचान नहीं रहा है। तो इसलिए अपन को क्या करना है? इसलिए अपन को करना है कि एक राजा का निर्माण करना है। उसी प्रकार से शुक्र भी यही चाहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब तक राज्य का आप विस्तृत विवेचन नहीं करोगे तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में शुक्र नीति को भी पहले ग्रंथ में व्यक्त किए गए सिद्धांत का ही न तो इस ग्रंथ में समर्थन किया है और न ही इसका खंडन किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राज्य का निर्माण किया है तो जनता के हित के लिए ही है। इसलिए उन्होंने न तो क्या समर्थन किया है उस बात का और न ही विरोध किया है। संपूर्ण ग्रंथ में मात्र एक श्लोक ऐसा है जिसे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित माना जा सकता है। एक स्थान पर ग्रंथ में यह भी कहा है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थिति राजा को ब्राह्मण ने प्रज्ञाओं से पालनार्थ सेवक बनाया है। वस्तुतः यह श्लोक भी राज्य की उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत को नहीं अपितु शासक की स्थिति को व्यक्त करता है कि भाई राजा के पास अर्थ कहाँ से आएगा? वो तो जनता को व्यवस्थित ढंग से जीना सिखाएगा, फिर उन्हीं को कृषि, उन्हीं को व्यवसाय करना ये सिखाएगा, तो उनसे क्या लेगा? कर लेगा, और उन कर के माध्यम से वो प्रजा की रक्षा करेगा। तो इसलिए जो ऊपर जो आपने पढ़ा है ये इसी का ही रूप है कि आप प्रजा को स्वयं डिपेंड होना सिखाओगे तो उनसे जो उनको धन प्राप्त होगा उसका कुछ अंश कर है वो राजकोष में जमा करवाना होगा, जिससे प्रजा की रक्षा की जाए। ग्रंथ में यह भी स्पष्ट कहा है, प्रश्न किया है कि उपेक्षा किएगी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रंथ में राज्य के अस्तित्व के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों पर किसी स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन ही नहीं किया गया है। ग्रंथ में यह कहा है कि राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना गया है। राज्य को क्या माना है? एक अनिवार्य संस्था माना गया है। और राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र ने यह भी कहा है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। कहा है कि संसार का अद्भुत का आधार राज्य है। राज्य की तुलना इस प्रसंग में चंद्रमा से करते हुए व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अद्भुत का मूल आधार क्या है? मूल आधार माना गया है। अब राज्य का अस्तित्व किसके अस्तित्व के आधार पर माना गया है? प्रजा की उन्नति तथा सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व को आधार माना गया है। राज्य का क्या बताया गया है? शुक्र नीति में प्रजा की उन्नति तथा सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व को ही आधार माना है। शुक्र ने यह भी कहा है कि संसार में राज्य को संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। यानी संसार में राज्य के संरक्षण नेतृत्व के अभाव में प्रजा को नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। इसलिए प्रजा की उन्नति सुरक्षा राज्य का ही क्या माना गया? अस्तित्व माना गया है कि राज्य का ही अस्तित्व है कि वह प्रजा को सुखी रखे, उनको संसार में राज्य के संरक्षण का नेतृत्व का क्या करे? अभाव करे, जिससे क्या है कि प्रजा को नष्ट हो जाने की आशंका नहीं होती है। नहीं तो फिर यदि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आशंका रहती है। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी माना गया है। शुक्र नीति सार में यह भी कहा है कि राज्य को प्राथमिक उद्देश्य प्रजा का हित रक्षण, क्योंकि बिना प्रजा के राज्य सुशोभित नहीं होता है। तो सबसे पहले जो कार्य दिया गया है, जो आपने मनुस्मृति में भी पढ़ा है और आपने कौटिल्य में भी पढ़ा है, क्या है कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजा का पहला जो उद्देश्य माना गया है वो प्रजा का हित, यानी प्रजा के हित में ही राजा का सुख है। और यदि प्रजा दुखी है
तो उसकी संतान जिसको प्रजा माना है वो भी दुखी है। यानी राजा और प्रजा में इस तरह का संबंध होना बताया है जैसे पिता और पुत्र का। तो इसलिए शुक्र नीति सार में भी यही कहा गया है कि राज्य का जो प्राथमिक उद्देश्य माना है वो क्या है, प्रजा का हित करना। यदि प्रजा का हित राजा नहीं करता है तो उसमें राजा भी क्या होगा, दुखी होगा और प्रजा के राज्य सुशोभित नहीं हो सकेगा। इसमें प्रजा यदि दुखी है तो वो राज्य सही नहीं माना जाएगा, उस राज्य में सुखी नहीं रहेगा। शुक्र नीति में शासन के प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण किया गया। शासकीय शक्ति की वैधता व अक्षुण्णता का आधार भी माना है। ये कहा है कि शासन के द्वारा शासकीय शक्ति का प्रयोग स्वतः ही उचित या वैध नहीं माना जा सकता है। शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग व चेष्टावान बना रहकर ही अपनी शक्ति को क्या करेगा, प्रभावशाली सुनिश्चित कर सकता है। यानी जिस सीमा तक शासन का जन कल्याण के प्रति समर्पण स्थिर हो जाती है उसी सीमा तक वह जनता का आज्ञाकारिता का अधिकार खो देता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जिसकी प्रजा सुखी, जिस राज्य में जिसकी प्रजा सुखी उसका राजा भी सुखी माना गया है, और जिसकी प्रजा सुखी नहीं है उस राजा को शुक्र नीति सार में भी बताया गया है कि वह राजा भी दुखी ही माना जाता है।